हाँ जी, आ जाइए। सो अभी जिन्होंने भी बाद में ज्वाइन किया है, ये आपका ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर है। वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 लेक्चर्स, ठीक है। सो बी रेगुलर, और अगर बाई चांस आपका मिस होता है तो कांटेक्ट मी, कोई डाउट होता है कांटेक्ट मी, कोई भी प्रॉब्लम है सेंड मी, कुछ भी आपको इश्यू रहता है कि मेरे से बात कर लिया करो बेटा। ओके, सो अभी शुरू करते हैं। आज के जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमारे रहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपके आई थिंक सिलेबस में ऐसे भी लिखा होता है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू आज हम सरफेस पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको हाइट और डेप्थ पे भी स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेन आज अपना फोकस है लॉ के ऊपर, उस लॉ के जो छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं वो समझना, इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एसआई सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, कैपिटल जी जो है वो वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, और स्मॉल जी की वैल्यू कैसे हम डिराइव करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। आ जाइए मैम फिर। जैसे कि एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी चैप्टर नहीं है तो आप कराओगे? डाइवर्सिटी बेटा बायो का चैप्टर आएंगे ना? यस मैम। तो बायो में आपको हिमांशु सर पढ़ाते हैं ना? यस मैम। एक बार आप उनसे डिस्कस कर लो, और बाय चांस आपका कांटेक्ट नहीं हो पाए तो मुझे बता देना, मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं वेटेज के ऊपर, कि ये चैप्टर 11th क्लास में नीट एग्जाम में कितना वेटेज रखता है, 4%, जेई एग्जाम में कितना रखता है, 3 to 4%। सो अभी आई वाज चेकिंग ट्रेंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 years ऑफ ग्रेविटेशन इन क्लास 11, तो वहां पर 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे आता है, तो 2 तो परमानेंट है कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन, तो वहां पे 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 8 to 10 मार्क्स का वेटेज अच्छा खासा हो जाता है जब आपको पक्का पता है कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन आपकी पूरी एक यूनिट है, चाहे आप नीट में जाओ चाहे आप जेई में जाओ, पूरा आपको स्टडी करना है डिटेल में। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एक तरीके से, आगे इसको डिटेल में पढ़ना है हमको। क्लियर है सबको? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, अभी हम चलते हैं आगे। डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो ग्रेविटेशन, जैसे कि आपको फर्स्ट फोटो दिखाई दे रही है, क्या कर रहे हैं ये लोग? स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग कर रहे हैं। अच्छा, जब इन्होंने जंप किया तो नीचे ही क्यों जाते हैं? मैम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। यस, यानी इनके ऊपर एक ना कोई फोर्स है जो डाउनवर्ड मोशन करा रहा है, जाने को तो ऊपर भी जा सकते थे, सीधा भी जा सकते थे, पीछे भी कोई फोर्स है जो नीचे लेके जा रहा है। यहाँ से हमें थोड़ा सा, कुछ एग्जाम्पल से हमें थोड़ा आइडिया होता है कि भाई हाँ कुछ ऐसा है हमारे आसपास जो हमें धरती के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। तो सेकंड, व्हाई आर दे रेसिंग टुवर्ड्स अर्थ? क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी। यस, सेकंड आपके पास एग्जांपल है स्किपिंग। जब ये स्टूडेंट ले लो या जो गर्ल है वो स्किप कर रही है, तो जब वो जंप करती है तो उसके बाद डेफिनेटली वो नीचे ही आती है, तो कुछ ना कुछ फोर्स है जो उसको नीचे लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जंप करा और ऊपर चला गया। जैसे मून की बात करें या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स प्रैक्टिस करते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो अगर वो जंप करते हैं वो नीचे नहीं आते, ऊपर ही चले जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है ग्रेविटी का। कैन यू इमेजिन स्किपिंग विदाउट ग्रेविटी? ऐसा? नो मैम। नो मैम। हाँ जी, कहाँ तक सुन लिया था? यस। लास्ट मैंने क्या बोला था बताओ? हमने बोला लास्ट कि क्या हम बिना ग्रेविटी के स्किपिंग कर सकते हैं? यहीं तक बोला था, ओके ठीक है। तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे आपने वीडियोस देखे हैं स्पेस में जो लोग काम करते हैं, जो ऊपर हमारे पास स्पेस क्राफ्ट में काम कर रहे हैं, तो वो लोग फ्लोट कर रहे होते हैं,
ठीक है, अगर उनको पानी भी पीना है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, वाटर ड्रिंकिंग वाला जो केस है, ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वाटर ऐसे फ्लोट करता है, ठीक है, अगर वहां पे कोई जंप करता है तो वापस नीचे नहीं आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेविटी के। अब बात करते हैं हाउ वॉज ग्रेविटी डिस्कवर्ड। तो कोई भी एक स्टूडेंट बताएगा कोई एक फेमस, ये एक कहानी की तरह हम पढ़ते हैं कि कैसे ग्रेविटी डिस्कवर हुई थी। यस, न्यूटन क्या कर रहे थे जब ग्रेविटी डिस्कवर हुई थी? यस मैम मंताशा, बुक पढ़ रहे थे। मैम बुक he पढ़ रहे थे। was Yes, sitting ma'am. under a tree and reading मैम a अंडर book. ट्री एंड That's- बुक। यस मैम। तो ऐसा बताया जाता है। अभी देखो ये एक थ्योरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल पेड़ के नीचे ही बैठ के ऐसा चल रहा था, हो सकता है वो कहीं दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन ये स्टोरी यहाँ तक हम तक ऐसे पहुंची है इतने हजारों सालों में कि वो बैठे थे और ऊपर से कोई एप्पल गिरा था, ही वॉज रिलैक्सिंग अंडर एप्पल ट्री, तो उनको एक थॉट आया कि क्या वजह है कि जो एप्पल है वो नीचे आ रहा है। फिर उन्होंने ग्रेविटी के ऊपर काफी काम किया, और ऐसा नहीं है कि न्यूटन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटी के ऊपर काम किया था, इसके ऊपर पहले भी 2 या 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने काम किया था, और इनके बाद भी जो है, जो मेन अपना फॉर्मूला है ना न्यूटन लॉ का, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो मेन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो प्रॉपर है वो भी इन्होंने डेराइव नहीं किया था। इन्होंने बताया था कि वो क्या क्या है, लेकिन जो प्रॉपर फॉर्मूला आता है वो इन्होंने नहीं बताया था। वो हेनरी कैवेंडिश नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो एक लॉ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, बट यस मेन जो काम था वो हमारे न्यूटन सर जी ने किया था। ठीक है, न्यूटन स्टार्टेड टू एनालाइज कि यहाँ पर कोई फोर्स है जो एप्पल को नीचे लेके आ रहा है, ग्रेविटी इस तरीके से डिस्कवर हुई। So Newton thought further gravitational force is not just between Earth and an apple. ऐसा नहीं है कि अर्थ और एप्पल के बीच में है, जहां पर भी मास है वो ग्रेविटी का फोर्स क्रिएट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास मास है। ठीक है, जिधर भी मास है, आप और मैं, ठीक है, हम दोनों अगर हैं खड़े हैं मान लो किसी डिस्टेंस के ऊपर, तो हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपके और कार के बीच में, आपके और फ्रिज के बीच में है, आपके और आपके लैपटॉप के बीच में है, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू कम होती है तो हमें वो देखना नहीं है। ठीक है, आई बात सबको समझ में? यस यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब हम चलते हैं, दो बॉडीज लेते हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, जैसे मान लो ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए बॉडी, और जो ए बॉडी पे बी बॉडी फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू बी बॉडी, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. मैम कैन यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ? ओके, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, तो ए जो बी पे फोर्स लगाएगा, जो ए बी पे फोर्स लगाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी वाला जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ए जो बी पे फोर्स लगाएगा वो कौन सा है? ये वाला, जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और बी जो ए पे फोर्स लगाएगा वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इसका मैं एग्जैक्ट नाम ही लिख देती हूँ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। ओके, यस मैम। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन। देखो एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, ए बी को अपनी तरफ खींच रहा है, बी ए को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। नाउ दिस इज अब्सर्ड। कैसे? जैसे कि हम डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं, तो अगर पर्सन है, कार है, तो कार के ऊपर पर्सन लगाएगा एक फोर्स, पर्सन पे कार लगाएगी एक फोर्स। तो मैंने अभी आपको बताया ऐसा होता है, लेकिन वो फोर्स हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, वैसे बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, मैन शुड गेट अट्रैक्टेड टू द कार, बट ऐसा नहीं होता। ये वैल्यू निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि ऐसा क्यों इतना वैल्यू कम आ रही है। अब जब अर्थ की बात करो और हम बात करते हैं कोई दूसरे प्लैनेट की, तो वो क्या कर रहे हैं? प्लैनेट अराउंड अर्थ शुड गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए, बट वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बट वी डोंट सी दिस हैपनिंग। ऐसा क्यों होता है ये चीज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया?
मैम आई वाज सेइंग उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से वो नहीं आते। यस, तो लॉग जो हम पढ़ेंगे ना अभी, वही सारी बातों का एक्सप्लेनेशन दे देगा। जैसे यहाँ पर्टिकुलर केस में क्या है, मास बहुत कम होता है, ठीक है, और यहाँ पर इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उससे उससे हमारी सारी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो वो हम करते हैं डिटेल में। अब लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स which is directly proportional to the product of their masses। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, वो घटती है तो दूसरी भी घटती है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बिटवीन देयर सेंटर्स, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है यहाँ से। एक तो हमने देखा दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है वहां पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, सेंटर्स के बीच में ये होता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इसके सेंटर से सेंटर हम डिस्टेंस लेते हैं, ओके, ये मान लो आपके पास आर है, तो जो ये फोर्स होगा, ग्रेविटी वाला फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। सेंटर टू सेंटर का मतलब एक आपके पास कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, मान लो एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा साइज होने की वजह से उसके उसके कोई इफेक्ट आएगा। वो सारा का सारा मास हम उसके सेंटर पे मान सकते हैं, ठीक है, सेंटर टू सेंटर ये फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, बताइए कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ? इट्स अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। यस मैम। बस नॉन कांटेक्ट फोर्स है। 3 पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, इक्वल एंड अपोजिट है, सेंटर टू सेंटर है एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास ओनली, वैलिड फॉर पॉइंट मास। अब इसका क्या मतलब है, मान लो आपके पास एक अर्थ है और एक मून है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन मासेस तो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आप उनको पॉइंट तो नहीं कंसिडर करते। पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, कोई मासेस हो सकता है बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके बीच में बहुत ज्यादा अगर डिस्टेंस होता है, जैसे मून और अर्थ की बात करें, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उन मासेस को हम पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं, उनका सारा मास हम मान सकते हैं कि उनके सेंटर के ऊपर है, ठीक है। ये होता है वैलिड फॉर पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब नहीं है कि हर बार हमारे पास जो है पॉइंट पे ही मास है, इसका रिलेशन होता है डिस्टेंस कितना है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में। बट हाँ, आप जो न्यूमेरिकल्स करते हो उसमें पॉइंट मासेस तो नहीं होते हैं, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में जो भी देते हैं वो हमको अप्लाई करना पड़ता है, तो वो हमारी अजम्पशन है, हम वहां पर लगा लेते हैं, बट एक्चुअली में वो वैलिड होता है पॉइंट मास के लिए। और पॉइंट मास का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट है, पॉइंट मास का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उन मासेस को आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए। एक सेंटर टू सेंटर, ठीक है, दूसरा हमने किया नॉन कॉन्टेक्ट, वैलिड फॉर पॉइंट मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। मास पे डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इफ वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको पता है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीजेस। वैसे दो हमने क्या किया, मासेस लिए m1 m2, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया r, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मास, तो आपके पास फोर्स आएगा इक्वल एंड अपोजिट। तो एक फोर्स हमने उठाया, उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर। तो जैसे यहां पर है, अगर मान लो ये आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो पर्सन m1 और ये ऑब्जेक्ट ले रहे हो m2, तो इनके सेंटर से सेंटर तक का हमको डिस्टेंस लेना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही आपके पास कार और मैन है, उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस और उनके मासेस लेने होते हैं। इन कंपैरिजन टू अर्थ, मास ऑफ कार नेग्लिजिबल है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। अब जैसे पहले वाला केस था ना, जैसे ये वाला केस था, ये जो अर्थ है ये बहुत ह्यूज है, ठीक है, इसका मास भी बहुत ज्यादा 10⁻24 पे चला जाता है, इतना ज्यादा मास है। और एक पर्सन का मास कितना होता है 50 kg, 10⁻1 या 10⁻2, ठीक है। सो ये जो मास है
ये जो पर्सन को अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स ज्यादा लग रहा है। जैसे ही अगर पर्सन ऊपर जा रहा है, ऊपर से गिर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। लेकिन आपको पता है कि अगर पर्सन को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ भी पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट? तो अर्थ पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है, वो वाला फोर्स हमको विजिबल है, वो दिखता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसका पुल भी ज्यादा रहेगा। लेकिन पर्सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। हमको दिखता क्यों नहीं है? हमको दिख क्यों नहीं रहा? चलो मैम क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। अर्थ का मास ज्यादा है। और देखिए, मान लो कि अर्थ ने पर्सन को 15 न्यूटन से पुल किया, पर्सन ने भी अर्थ को 15 न्यूटन से पुल किया। लेकिन पर्सन के ऊपर 15 न्यूटन काफी बड़ी वैल्यू लगती है, लेकिन अर्थ के ऊपर 15 न्यूटन क्या है? कुछ भी नहीं है, नेग्लेजिबल है ना, वो तो उसको हिला भी नहीं पाएगा, इतना ज्यादा मास है। तो इसलिए हमको डेली लाइफ में ये नहीं दिखता कि अर्थ भी हमारी तरफ पुल हो रही है, लेकिन हमको ये जरूर दिखता है कि जो पर्सन है, कार है, ऑब्जेक्ट है, अगर इनको हम हाइट से डाल रहे हैं तो अर्थ की तरफ ही आते हैं। ऊपर से जंप कर रहे हैं हम अर्थ की तरफ ही आ रहे हैं, अगर स्किपिंग कर रहे हैं हम अर्थ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो जो फोर्स लगाएगी अर्थ, वो काफी वैल्यू रखता है। लेकिन हमारे पास, हम अर्थ पे लगा रहे हैं, तो अर्थ का साइज और मास बहुत ज्यादा होने की वजह से वो फोर्स हमको विजिबल नहीं होता है। अभी समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं हम। In comparison to Earth, mass of car is negligible, so force of attraction is also negligible. अभी देखो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि इसका मास कम है, ठीक है, इसका आई थिंक 1000 kg हो जाएगा, 10 to the power 3, इसका 10 to the power 1, और जो आप कैपिटल G लेते हैं उसकी वैल्यू आती है 10 to the power -11 में। तो ये फोर्स की वैल्यू नेग्लेजिबल हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो वैल्यू ही कम रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अट्रैक्ट होती हुई हमको दिखाई नहीं देती। जैसे अगर मान लो, हेंस वी डू नॉट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, क्योंकि फोर्स का वैल्यू कम होता है, मासेस की वैल्यू कम होती है। ओके, अब बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, F इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? m/g। m2 बाय में आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यस। अब देखो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो जाता है, अगर डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप कोई चीज कम कर रहे हो तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। न्यूमरेटर में अगर आप कम कर रहे हो तो डायरेक्टली आपके पास, जैसे मान लो मासेस कम है तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। अब हम बात करते हैं, डिस्टेंस ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। ओके, अब आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है और एक फॉर्मूला आ जाता है, जी आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। जी की वैल्यू पता है किसी को? 9.8। स्मॉल जी की बिग जी। 9.8 मीटर पर सेकंड। कैपिटल जी? मैम कैपिटल 9.085 into 11 की पावर 24। 11 की पावर 24। मैम 6.6734 into 10 to the power -11। ओके, यस, ये ठीक है। अभी देखो कैसे निकाला हम लोगों ने। m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, और r की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो फोर्स जो आ रहा है वो g के बराबर आ रहा है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अगर डेफिनेशन हम दें, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। F क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अगर उनका मासेस आप 1 यूनिट लेते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का ले रहे हैं, 1 यूनिट ले रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन g के बराबर है। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, जो आपने बताई, अभी अफरोज ने बताई है। मैम यस मैम। ओके, जी की वैल्यू आती है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैम मैंने यही बताई है। वेरी गुड। तो ये जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप नोट कर सकते हो कि जो ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप मान लो स्पेस में जाके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में निकाल रहे हैं,
या अर्थ के ऊपर निकाल रहे हैं जहां एक एटमॉस्फेयर है, या दो ऑब्जेक्ट्स को आप ऑयल के अंदर ले जाके उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ओके, सेम आएगा, क्योंकि जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। पहला पॉइंट क्या था? कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यस, सेंटर टू सेंटर लगता है। थर्ड मैंने क्या बताया अभी? मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और एक पॉइंट और बताया था, बताओ। मैम मास पे डिपेंड करता है। मैम इट्स वैलिड फॉर पॉइंट मास। पॉइंट मास। यस मैम। पॉइंट मासेस। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपके 11th में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? ये अर्थ है और इसके ऊपर एक 1 kg ऑब्जेक्ट है, और अर्थ का आपको मास गिवन है 6 इंटू 10⁻24 kg। कितना ज्यादा मास है भाई। एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। मास ऑफ अर्थ मान लो कैपिटल है और ये स्मॉल है मान लो। तो इनके बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। फॉर्मूला क्या मैम मैम 2 मिनट रुक जाओ, सॉल्व कर रही हूँ। मैम F इज इक्वल्स टू GM1 into GM2 by R2। GM1 M2 बाय में सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। ओके ठीक है। R²। अब बताओ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? मास तो आपको पता है, एक 1 kg है, एक आपके पास 6 इंटू 10⁻24 kg है। जी की वैल्यू भी आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। आर क्या लूं मैं? अच्छा इमेजिन करो, अर्थ कितनी बड़ी होती है और उस पे अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा है तो वो एक चीनी के दाने के बराबर है ना, है कि नहीं? यस मैम। तो यस इनके मैम। सेंटर का जो डिस्टेंस है वो अर्थ का रेडियस ही हो गया ना, रेडियस मैम 6.4 यस मैम पावर 6। राइट? यस, तो ये आएगा 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अभी देखिए, आई थिंक लास्ट टाइम मेरे को प्रिंस ने भी एक क्वेश्चन भेजा था, पावर्स कैसे सॉल्व करनी होती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, तो आप 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व कर लो और जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको अलग से। जैसे इसको मैं इधर ले लेती हूँ, 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाय में 6.4, ठीक है, इंटू 10⁻। मैम इसका आंसर है 9.77 न्यूटन। यस वेरी गुड, 9.77 न्यूटन, बिल्कुल सही आया है। अभी देख लो कैसे पावर, जिसने भी नहीं सॉल्व करनी सीखी है अभी, 10⁻11 इंटू 10⁻24 है, और नीचे कितनी है 10 की पावर? 6। पावर 12। ये 6.4 का देखो, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर है। 6.4 का स्क्वायर 10 की 6 का स्क्वायर। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 2, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा सो अगर और जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, -11 + 24 डिवाइडेड बाय में 10⁻12। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या होगा, ये सॉल्व होगी 10⁻11 + 24 -12, ये आएगा, ठीक है। तो 10 की कितनी पावर बच रही है? -1। -1। यस मैम। तो ये सारा सॉल्व होके आपके पास क्या बन जाएगा, 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाय में 6.4 इंटू 6.4 इंटू 1/10। 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/10। अब ये वाला पार्ट तो आपको आता है, वो ऐसे बना के सॉल्व करना, ठीक है। यस इसको मैम। मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये आप कर सकते हो। इसको क्या बोलते हो आप? छतरी, छतरी बन गई है ना। तो ये आप सॉल्व करेंगे 9.77 न्यूटन आंसर आएगा। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हो 9.8 न्यूटन। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका कि आप जवाब दोगे पोल पे। कोड है BMS 309L35।
हाँ जी, चलिए आंसर कीजिए पोल पे। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? ठीक है, कितना फैक्टर से चेंज होगा ये? पहले मान लो एफ है, बाद में मान लो एफ डैश है, या F1 या F2 मान लो। तो F1 मैम 10। कितना अच्छा चला, कमेंट भी कीजिए और पोल पर भी आंसर कीजिए। एक आंसर आया मेरे पास 4 टाइम्स, एक मेरे पास आया 1/4 टाइम्स, अफरोज का 4 टाइम्स। कम ऑन एवरीवन, कमेंट कीजिए बेटा। नाहिद इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम मैंने पहले ज्वाइन कर रखा था। ओके, देखो एक का 1/4 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, एक का 2 टाइम्स भी आया है। चलिए कमेंट कीजिए सभी। अभी मेरे पास वोट्स आए हैं 11। क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? अबव 20 है। कमेंट कीजिए बेटा। 1/4। ओके, कम ऑन 14 वोट्स आए हैं। अलीशा डन? No, ma'am, I'm doing. अलीशा फोटो लगा रखी है ना तुमने? Yes, ma'am. और ऐसे लगता है कि क्लास में अभी वीडियो चल रहा है। Yes, ma'am. अच्छा कोई नहीं, बाकी सभी कमेंट कीजिए बेटा। नहीं सॉरी, मैम अटेंडेंस भी लग जाएगी और कैमरा भी खोलना नहीं पड़ेगा। बैकग्राउंड में फोटो लगा रखी है। तो कैमरा तो मैंने आपका कंपलसरी किया भी नहीं है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो, बट बाकी आपको ऑन करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ये हो कि हाँ टीचर की ऑब्जर्वेशन में है तो आप पढ़ेंगे, आपका फोकस अच्छा होता है। मैम मैं तो कैमरा ऑन रखती हूँ। अभी तो ऑफ है मैम सबका। अभी ऑफ है वरना ज्यादातर ऑन रहता है। मैम हमारा ऑन है। ऐसे होता है, आप मेरे ख्याल से जो आपकी रेगुलर क्लासेस होती है उसमें करते होगे ऐसे, वहाँ यस अटेंडेंस मैम अटेंडेंस नहीं Yes, लगती फिर अगर कैमरा ऑन नहीं रखते तो। ऐसे लग जाती है। मैम कैमरा ऑन नहीं रखते नो तो फिर मैम, अटेंडेंस नहीं लगती। मैम यहाँ पे कैमरा भी तो ऑन नहीं है अलीशा का। अच्छा चलो आ जाओ। 1/4 है या 4 है, चलो चेक करते हैं। फोर्स ऑफ, मान लो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है F1 ले लेते हैं, जी M1 M2 बाय में R², M1 M2। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला कि इनके बीच का डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, ये मान लो आपने इतना क्लोज रख दिए कि इनके बीच का डिस्टेंस है अब R/2। मासेस में हमने कोई चेंज नहीं किया। फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जी M1 M2 R/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जी M1 M2 ऊपर आ जाएगा आपके पास 4, नीचे आ जाएगा R²R²/4, 4 ऊपर चला गया। अब मुझे बताना है फर्स्ट फोर्स के कंपैरिजन में कितना है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इनको दोनों को डिवाइड कर दो, F1 बाय में F2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय में 4। F2 किसके बराबर आ गया, 4 टाइम्स ऑफ F1, मैम मेरे का सही था। ठीक है, तो 4 टाइम्स आएगा, 1/4 टाइम्स नहीं आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम, मैं छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की? मैम मैंने अपॉन में जो 2 है उसके स्क्वायर नहीं किया। हाँ, तो ये मिस्टेक आप छोटी छोटी मिस्टेक ही करते हैं जब हम ये निकालते हैं ना, ऐसे कि कंपैरिजन करना है कि पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना है, वहां रेशियो लेते हुए भी आप गड़बड़ करते हो। तो ऐसे क्या करो, फाइनल एक फॉर्म बना लो, ठीक है, एक आपने फॉर्म बना ली F2 इक्वल्स टू ये 4G M1 M2/R²। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, फिर जो भी रेसिप्रोकल वगैरह करके लिखना है, एक फाइनल फॉर्म बना के फिर आपको सेकंड फोर्स को फर्स्ट फोर्स की फॉर्म में दिखाना है। तो F2 यहाँ पर क्या हो गया, 4 टाइम्स, F2 एक तरफ ले जाओ और F1 एक तरफ ले जाओ। मैम Yes. F इज इक्वल टू mg वाली भी फॉर्मूला यूज कर सकते F इक्वल्स टू mg, वो कैसे करेंगे? हैं, क्योंकि मैम इसकी पूरी ओवरऑल वैल्यू तो जी ही आती है। ओवरऑल वैल्यू जी, स्मॉल जी।
स्मॉल जी। देखो ये होता है आपके पास जब आपको वेट निकालना होता है, ठीक है। ये एफ क्या है, एम जी, जो जैसे मान लो ये वाला हम केस कब लेते हैं, जब आपके पास वेट निकालने का केस होता है, या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है, नेट फोर्स हमको निकालना होता है, तब करते हैं, ठीक है। अभी आप कंपेयर कैसे करोगे, मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर m1g हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी m2g हो गया, ये तो उसका वेट हो गया, डिस्टेंस के साथ तो कनेक्शन हुआ ही नहीं ना। Yes, ma'am. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What happens to the gravitational force between two objects if the mass of one object is doubled? बताते जाओ अब फटाफट। F पहला ये केस बना लेते हैं, एक m1 है एक m2 है, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है। सो फोर्स जो रहेगा ओरिजिनल फोर्स ये है F1 इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय में r स्क्वायर। पहला केस, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया, मान लो ये 2m1 हो गया, ये m2 हो गया, डिस्टेंस सेम है। सो F2 कितना हो जाएगा आपके पास, g 2m1 m2 बाय में r स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो F1 बाय में F2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाय में 2, ठीक है। तो आपके पास नया फोर्स क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे ही, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अभी देखो आपको बार बार सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कुछ कॉमन फैक्टर कट जाता है। जैसे अगर मान लो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस आपने डबल कर दिया तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, ठीक है। अब आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए, आप फटाफट बता सको। जैसे ट्रिपल कर दिया तो आपके पास कितना हो जाएगा नया फोर्स, नीचे r स्क्वायर होता है ना, अगर डबल कर दिया तो नया फोर्स हो जाएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल, ट्रिपल कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, दोनों का मास अगर आप डबल कर देंगे तो नया फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर है सबको, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इस केस में आपके पास 1/4 हो रहा है, इस केस में आपके पास 1/9 हो रहा है, और ये वाले केस में आपके पास हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल F मान लो, F1 मान लो, जो भी आपको मानना है, और ये आप चेक भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। लेट अस डिराइव द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वी नो दैट फॉर्मूला जो है वो है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। सो g की मुझे यूनिट निकालनी है। सो फोर्स की यूनिट आपको पता है ना, न्यूटन, एसआई सिस्टम यस मैम। r की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, Yes, ma'am. r क्या है, Yes, ma'am. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसकी मीटर स्क्वायर। मासेस की क्या हो जाएगी, किलोग्राम, किलोग्राम। 2 बार है तो 2 बार आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है सीजीएस में, मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस? सीजीएस बेटा हम बोलते हैं, ये सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जी को हम ग्राम में, और एस को हम बोलते हैं सेकेंड, टाइम। तो ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा ही होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें आप लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, मास को रिप्रेजेंट करते हैं केजी में, और टाइम को सेकेंड में। हाँ जी, फोर्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं बट मंताशा, मैम डायन में। डायन, फोर्स डायन, और आपके पास आर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम में, ग्राम स्क्वायर। ग्राम स्क्वायर। तो डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, सिंपल, ये वो फोर्स है जो हमें अर्थ के साथ बांध के रखे हुए हैं, या एटमॉस्फेयर जो अर्थ पे है वो पॉसिबल किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से। अगर देखो ग्रेविटेशन, वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जो फ्री फॉलिंग है, ये सबसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें या एटमॉस्फेयर को बांध के रखता है,
ये जंपिंग है, जंपिंग में वो डाउनवर्ड ही आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है, और ग्रेविटी ही डिफिकल्ट भी कर रही है चीजों को। आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना उस फोर्स के अगेंस्ट दूर तक अगर जंप करना है तो। सो इट इज ग्रेविटी दैट मेक्स लॉन्ग जंप सो डिफिकल्ट। ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ, ये पॉसिबल कैसे है? ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। यहाँ पर लॉजिक ये आता है कि मैम अर्थ तो पुल करती है, ठीक है, तो ये गिरना चाहिए था मून, बट ये गिरता तो नहीं है, ये तो Yes, ma'am. rotate कर रहा है इसके अराउंड। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी की वजह से। तो यस, अर्थ ग्रेविटी तो है। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट समझे, कोई भी चीज जब सर्कल में चलती है तो सर्कल में चलाने के लिए एक फोर्स होता है टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, होता है या नहीं होता है? यस तभी होगा ना। अगर मान लो वो फोर्स नहीं होगा तो मान लो मैं कोई चीज घुमा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई चीज रोटेट करती हूँ ना बेटा, तो स्ट्रिंग के साथ उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स मिलता है जो उसको सर्कल में घुमा रहा है, उसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। एनी नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो होता है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, जो उसको सर्कल में घुमाता है। अगर वो नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट सीधा चला जाएगा। जैसे मान लो ये सर्कल में घूम रहा है ना, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये जहां पर भी होगा वहां से सीधा चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो सेंटर की तरफ फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। ठीक है, जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बन रहा है यहाँ पे, जो इसको सर्कल में घुमा रहा है, वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यस मैम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। समझ में आया? सो यहाँ पर Yes, आप नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है सेंट्रिपिटल। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। ओके, यहाँ पर अब ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे जनरली आप क्या देखते हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के पास है, वो फॉल करेगा, जैसे अर्थ के सरफेस के आसपास है, ठीक है, तो ग्रेविटी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करता है। ये भी फॉल कर रहा है, लेकिन ये अर्थ की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये घूम रहा है, उसको टच नहीं करता, लेकिन उसकी चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे होता है। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। वो भी सेम चीज है, वहां पर भी अराउंड द सन, जैसे आपको पता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो भी घूमते हैं, वहां पर भी क्या है? ग्रेविटी वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। वहां पर भी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा बनता है? ग्रेविटी वाला फोर्स बनता है। ये स्टेबल क्यों है ऐसे? अभी देखो ऐसे क्या होता है, ये इसको भी पुल करता है, ये इसको भी पुल कर रहा होता है, ऐसे। जैसे मान लो सन की बात करते हैं, अगर इस प्लैनेट की बात करें तो इस सन इसको अट्रैक्ट करता है और ये सन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे होता है। और यहाँ जो ये नेट फोर्स बन रहा है टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, ये आपके पास कौन सा है? ये ग्रेविटी वाला फोर्स ही है। सो हमारे सोलर सिस्टम जो स्टेबल है वो किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। प्लैनेट्स रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट आपके पास क्या है? टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन। ये ग्रेविटी की वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या होता है? यस, अफरोज ने लिखा हुआ है काफी देर से, तो ये मैम सारे लिख रखे हैं। की वजह से आती है। यस, बोलिए बेटा, किसी ने मंताशा, यस बोलो बेटा। No, ma'am, I was also saying the same. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर टाइड्स आते हैं। अभी आपको पता है सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सन, मून, अर्थ, ये तीनों एक लाइन पे आ जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ पुल है, जो ग्रेविटी की वजह से टाइड्स जो बनती है वो बहुत हाई बनती है। एक ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं है, वो दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से पुल आ रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि समुद्र के किनारों पे लोगों को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि टाइड्स जो है बहुत हाई होती है। ओके, सो टाइड्स जो है ड्यू टू आपके पास सन का पुल, सन की ग्रेविटी कह लो या मून की ग्रेविटी कह लो, ऐसा नहीं है कि अर्थ के पास ही ग्रेविटी है। हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट शो कर रहा है। Yes. ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है, ये मजे में जो है क्या बोलते हैं स्पोर्ट को, क्या बोलते हैं आप लोग? सर्फिंग। Yes, sir. राइट, सर्फिंग कर रहे हैं।
वो तभी पॉसिबल है जब ये टाइड्स बनती है। टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। क्लियर है सबको? यस अभी मैम। देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया है, फटाफट से इसको क्विकली देख लेते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? सेंटर सीकिंग और द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, जो सेंटर की तरफ लगता है। वी नो कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कल इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो टुवर्ड सेंटर फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? सेंट्रिपिटल फोर्स। और वो कौन है? ग्रेविटी वाला फोर्स जो है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंट्रिपिटल फोर्स है। और अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तो मून सीधा चला जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर वो है कौन सा? ग्रेविटी वाला फोर्स है। यहाँ पर भी मैंने आपको ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस वो है कौन सा? सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और वो फोर्स एक्ट करता है ग्रेविटी वाला। ठीक है, ये आप करके आएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू आप निकालेंगे बेटा एसआई में और सीजीएस में कंपेयर करके बताना कि जी की जो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस में क्या होती है और उनका एक कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, और देखिए इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐड करे हैं यहाँ पे। टाइप 1 प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर पे, फिर F इक्वल्स टू mg पे भी आएंगे। तो ये आपको सॉल्व करनी है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी देखो मान लो जैसे कि एक सन है, सॉरी एक अर्थ है और एक है आपके पास बॉल। फोर्स तो इक्वल Yes, एंड ma'am. अपोजिट लग रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन सेम होगा क्या? फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा ना। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सेम होगा क्या? वो एक दूसरे की तरफ सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे? No, ma'am. मैम क्या? No, ma'am. No, एक ma'am. आपके पास अर्थ है, एक बॉल है। दोनों के बीच में आपको पता है, मान लो बॉल अर्थ पे रखिए, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इक्वल एंड अपोजिट है। बट मेरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है? No, ma'am. नो मैम। आपको No, पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, Yes, ma'am. तो एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे फोर्स बाय मास हो जाता है। जैसे बॉल के लिए निकालेंगे, मान लो कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है 10। ठीक है, बॉल का मास है 1 kg, 10 बाय में 1। अर्थ का मास कितना है? 6.24 इंटू 10⁻24। तो 10 न्यूटन बाय में अर्थ का मास आप करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो नेग्लेजिबल आती है। अर्थ तो आपको हिलती ही नहीं दिखती है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एक्सेलरेशन से आते हैं? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो कितना एक्सेलरेशन से आता है? 9.8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता। यस, दोनों के ऊपर फोर्स जरूर सेम लगता है, लेकिन एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट जरूर है, एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेटेड है, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है। ये बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम स्मॉल जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यस अलीशा, बोलो बेटा। मैम अर्थ में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी अर्थ को कोई